नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी टीएनए में, जहां चर्चा करेंगे कल तक के बने महत्वपूर्ण घटनाओं से बने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का और करेंगे उनका विश्लेषण। देखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना आवश्यक है। तो चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस। क्या चीन करेगा ताइवान पर कब्जा? भारतीय वायुसेना ने किसे रिटायर करने का लिया फैसला? कौन है पिंगली वेंकैया आदि विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में यूएस स्पीकर नेल्सी पेलोसी ने किस देश की यात्रा करी? साथियों, ये खबर काफ़ी चर्चा में रही है कि यूएस स्पीकर नेल्सी पेलोसी ने जो ताइवान की उन्होंने जो यात्रा करी, उसके बाद से चीन और अमेरिका में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चीन ताइवान को अपना एक स्वायत्त अपना एक टेरिटरी मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक स्वायत्त कंट्री या स्टेट घोषित करता है कि वो समझता है कि ताइवान एक स्वायत्त कंट्री है, फ्री स्टेट है। लेकिन दुनिया भर के देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत हो, वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जिसके अंतर्गत वो ये कहता है कि चाइना केवल एक है। तिब्बत जो अस्तित्व में है वो चाइना का ही एक टेरिटरी है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर नेल्सी पेलोसी ने जो ताइवान की यात्रा करी, इसके बाद से टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन्होंने ताइवान की यात्रा करने के बाद साउथ कोरिया की यात्रा करी और वहां जाके वो अब सुरक्षित है। इसके जवाब में चीन ने ताइवान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को काबू कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को भी ये निर्देश दिया है कि आप इस जोन में फ्लाई ना करें, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर इस पूरे घटना पर हम बारीकी से नजर देखें तो चीन ने अब ताइवान को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया है और उसके प्रमुख बंदरगाहों पर भी उन्होंने उसके चारों तरफ अपने पानी के जहाज लगा दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एयरफोर्स को भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया है और उनके फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी वहां चारों तरफ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो वहां युद्ध अभ्यास के नाम पे बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी लॉन्च कर रहा है। साथियों, इसके बाद चूंकि चीन ने ये धमकी दी थी कि अगर यूएस की स्पीकर ताइवान आएंगी तो कुछ बड़ा दुर्घटना हो जाएगा, उन्होंने एक तरह से चैलेंज दिया था अमेरिका को, तो अमेरिका ने नेल्सी पेलोसी को यहां भेजा। तो इससे एक ऐसी धारणा बनने लगी कि जो बाइडेन जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट मिजाज के हैं और वो चीन से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके पीछे का जो राज है कि जो बाइडेन मना कर रहे थे नेल्सी पेलोसी की कि आप वहां नहीं जाए, तो इससे क्या होगा कि चीन और अमेरिका के बीच जो टेंशन बढ़ने वाला है या बढ़ा है वो कम रहेगा। हालांकि ये हुआ नहीं, वो अलग मसला है। चाइना ने ताइवान के पास अब मिसाइल भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है, उसको चारों तरफ से घेर लिया है। साथ ही साथ ताइवान से जो आने वाले फूड प्रोडक्ट्स थे उनको भी बैन कर दिया है। लगभग 2000 अलग अलग प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स थे जो ताइवान से चाइना के पास आते थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया है। इस पूरी घटना पर अगर हम अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया देखें तो रूस का कहना है कि यूएसए ने चीन को उकसाने का काम किया है। उन्होंने ताइवान के यहाँ जो अपने स्पीकर को भेजा, इससे चीन को उन्होंने उकसाने का काम किया है। अगर इसके बाद हम G7 कंट्रीज के मंतव्य को देखें तो G7 कंट्रीज का कहना है कि आप इस पूरे मसले को बातचीत के थ्रू हल करिए। सीरिया और ईरान जो शुरू से ही यूएसए के अगेंस्ट रहा है, उन्होंने इस बात की निंदा करी है। साथियों, इस पूरी घटना में अगर हम भारत का पक्ष देखें तो भारत अभी तक कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दिया हुआ इस बात पर। भारत के पाकिस्तान अधिकृत पीओके के क्षेत्र में जो उन्होंने चीन ने सीपैक का कार्य शुरू किया है, इसके चलते भी भारत इसके लिए भारत ताइवान पर अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहा है, आजकल ये प्रश्न काफी चर्चा में है। क्योंकि चीन भारत का जो पीओके कश्मीर वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, चीन उस होकर के एक सड़क बनवा रहा है सीपैक के थ्रू। तो अभी देश में ये चर्चा हो रही है कि भारत के लोग या भारत सरकार क्यों ना इस बात का समर्थन करे कि वो वन चाइना पॉलिसी से बाहर आकर के वो ताइवान का समर्थन करे। हालांकि ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। इसी को मद्देनजर यूपीए सरकार के मंत्री रहे शशि थरूर ने भारत सरकार से ये अपील की कि वो वन चाइना पॉलिसी को छोड़ते हुए ताइवान को अपना पूरा समर्थन दें। साथियों, अब एक प्रश्न उठता है कि क्या यूएसए की तरह भारत ने भी अपना कोई प्रतिनिधि ताइवान में भेजा है? तो इसका उत्तर है हाँ। भारत ने अपने एक प्रतिनिधि मीनाक्षी लेखी को, जो भारत सरकार में अभी मंत्री
हैं वो उनको उन्होंने ताइवान भेजा। जब ताइवान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उन्होंने इन्हें भेजा था। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अभी चीन और ताइवान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। ताइवान ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने एक विशेष प्रकार का ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए वो अपने देश के सभी नागरिकों को ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी प्रकार का हमला होता है या कोई बमबारी होती है तो जो बंकर्स बनाए हुए हैं वहां वो इजीली पहुंच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ताइवान ने इसके जवाब में अपने चारों तरफ से जो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाले सिस्टम होते हैं, जैसे अपने यहाँ S-400 है, उनके यहाँ भी इस तरह का कुछ सिस्टम है, वो उनको वहाँ अपने चारों तरफ से उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। साथ ही अगर थोड़ा और अपडेट को हम देखें तो अमेरिका ने भी अपना एक जंगी जहाज उसके आसपास में, ताइवान के आसपास में भेज दिया है। तो स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चीन का एक मिसाइल जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था वो जाकर के जापान के पास में गिरा, जापान के नज़दीक के समुद्र में गिरा। तो इससे जापान भी कड़ा प्रतिरोध जताया है चीन को लेकर के, हालांकि चीन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो कुल जमाबंदी ये कह सकते हैं कि स्थिति अभी काफी नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये था हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस विमान को 2025 तक सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया है, रिटायर करने का निर्णय लिया है। साथियों, हाल ही में जब हम कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि MiG-21 काफी ज्यादा क्रैश कर रहा है। इसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाने लगा है। इसके कारण से हमारे बहुत सारे होनहार पायलट्स ने अपने होनहार पायलट शहीद हो गए, उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि MiG-21 भारतीय वायुसेना में काफी लंबे समय तक अपनी सेवा देता रहा, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने इसे 2025 तक रिटायर करने की योजना बनाई है और इसके स्थान पर स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू जहाज को डिप्लॉय करने का इन्होंने फैसला किया है। लेकिन जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया उधर से, तो भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई करी गई तो उसमें MiG-21 शामिल था और MiG-21 ने उस समय में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, जिसमें कि हमारे दुर्भाग्यवश हमारे अभिनंदन जी भी पाकिस्तान के एरिया में गिर गए थे विमान क्रैश करने के कारण। अगर हम MiG-21 की बात करें तो ये रूस के मिकोयॉन कंपनी द्वारा 1955 में निर्मित किया गया एक विमान है जो भारत में 1963 में कमीशन किया गया था। तो ये था MiG-21 से संबंधित कुछ जानकारी, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे के डिजाइनर कौन थे? तो साथियों, भारतीय तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। पिंगली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम इलाके में के रहने वाले थे, इनका जन्म उसी इलाके में हुआ था। इन्होंने भारतीय तिरंगे का डिजाइन किया था। भारत सरकार ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत सरकार या पूरा भारत को तिरंगा देने के कारण पूरा देश उनका ऋणी है। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें पिंगली वेंकैया जी के याद में एक डाक टिकट जारी किया, एक विशेष प्रकार का डाक टिकट इन्होंने जारी किया। अगर हम पिंगली वेंकैया के जीवन काल को देखें तो पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास में हुआ था। 1921 में जब गांधी जी विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गए थे, तब इन्होंने वहां पे झंडे के कुछ डिजाइन को दिखाया और उनमें से एक विशेष प्रकार के डिजाइन को, जो अभी उसका एक मॉडरेट रूप हम लोग देख रहे हैं, को मंजूरी मिली थी। 1916 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। इसमें इन्होंने अलग अलग प्रकार के डिजाइन का वर्णन किया है कि राष्ट्रीय झंडे का इन्होंने अलग अलग डिजाइन उस पुस्तक में वर्णन किया है। ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक का आयोजन कौन सा देश में हो रहा है? तो ये आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। इसी महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन होगा। ये काफी बड़ा इवेंट होता है जिसमें करीब 17 देश शामिल होते हैं और लगभग 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान होते हैं और तकरीबन 2500 से ज्यादा सैन्यकर्मी इसमें भाग लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगर हम पिच ब्लैंक युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो यह ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित होता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो भी सहयोगी, चाहे वो रणनीतिक भागीदारी सहयोगी के तौर पर इसमें साथ आते हैं और
इस वायुसेना युद्ध अभ्यास में वो शामिल होते हैं। यह अभ्यास हर 2 साल के बाद होता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का आयोजन यानी इस वर्ष इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 19 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक होगा। इसका पहला अभ्यास 15 और 16 जून 1981 को हुआ था। यानी ये पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास जब पहली बार आयोजित किया गया था तो 15 से 16 जून 1981 को आयोजित किया गया था और उस समय में ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स के अलग अलग विंग के द्वारा इसका अभ्यास किया गया था। यह है हमारा चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के 5वें और अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों, हमारा 5वां प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। साथियों, आईआईटी मद्रास ने एक मुहिम शुरू करी है जिसके तहत वो भारतीय भाषाओं को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उन्हें सरल बनाए ताकि अलग अलग क्षेत्र के लोग रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र की भाषा को आसानी से समझ सके। इसके पीछे का भाव को अगर समझने की कोशिश करें तो भाषा के कारण जो विवाद होता है या भाषा के कारण जो लोग एक दूसरे से बट जाते हैं, ये इसको कम करने के लिए इन्होंने ये मुहिम शुरू करी है। इसके लिए उन्होंने AI फॉर इंडिया नीलकणी केंद्र जो आईआईटी मद्रास में ही एक सेंटर बनाया हुआ है, उसमें इन्होंने ऐसा काम शुरू किया है। AI फॉर इंडिया को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज AI बनाने के लिए आईआईटी मद्रास की यह पहल, आईआईटी मद्रास ने ये पहले ही स्थापित कर लिया था। AI फॉर इंडिया एक केंद्र उन्होंने अपने यहाँ पहले ही स्थापित कर लिया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आईआईटी मद्रास जो अलग अलग भारतीय भाषाओं को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उन्हें आसान बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि देश में भाषाओं के नाम पर जो कुछ विवाद हो रहा है या लोगों में जो दूरी बनी हुई है वो समाप्त हो सके और सौहार्द का वातावरण बना रहे। ये था हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी इस सत्र में आमंत्रित करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।